Good morning student, welcome to physics class. This video is related to 12th English medium students. As you know, we discussed the energy of electron in nth orbit. जैसा आपको पता था कि लास्ट लेक्चर्स में, कल के लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को डिस्कस कर चुके थे, यानी बोर मॉडल के ऊपर बेस हम तीसरा जो डेरिवेशन था उसको कंप्लीट कर चुके थे। यहाँ तक कि हमने nth ऑर्बिट में कितनी एनर्जी थी उसको फाइंड आउट कर लिया था। तो हाइड्रोजन एटम के लिए तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट फॉर H एटम, हाइड्रोजन एटम के लिए एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम इज En minus 13.6 upon n square इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये टॉपिक हम कल डिस्कस कर चुके थे। आज हम इससे आगे बढ़ते हैं। हम ऑर्बिट्स नंबर्स के हिसाब से बात करते हैं। जैसे पहली बात करते हैं फॉर n इक्वल्स टू 1, है ना। तो देखिए फॉर n इक्वल्स टू 1 तो ये आपका E1 हो जाएगा और E1 इक्वल्स टू होगा माइनस 13.6 अपॉन 1 का स्क्वायर और आंसर आएगा माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरीके से फॉर n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 2 करेंगे E2 आएगा माइनस 13.6 और यहाँ करेंगे हम 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आएगा माइनस 13.6 अपॉन 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और आएगा माइनस के 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फॉर n इक्वल्स टू 3 E3 बराबर माइनस 13.6, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 डिवाइड लगाएंगे माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। और n इक्वल्स टू 4 करेंगे E4 माइनस 13.6 और यहाँ 16 आएगा और ये आएगा माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरीके से अगर आप n इक्वल्स टू इंफिनिटी करेंगे माइनस 13.6 और इंफिनिटी का स्क्वायर करोगे 0। यानी क्या है ये, देखिए ये हमने जो आपको बताया है, ये हमने आपको बताया है हाइड्रोजन एटम के लिए एनर्जी लेवल्स। यानी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन जो है वो मेनली जो रहता है एक ही इलेक्ट्रॉन है और एक ही इलेक्ट्रॉन को अगर कोई ऑर्बिट मिलेगा तो वो फर्स्ट ही मिलेगा। तो इसको अपन बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। इसको हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट। और ये जो तीन है माइनस 3.14, माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये देखिए ये आपकी हैं एक्साइटेड स्टेट। कौन सी स्टेट है? एक्साइटेड स्टेट। इनको एक्साइटेड स्टेट क्यों बोला गया है? देखिए इलेक्ट्रॉन एक ही है हाइड्रोजन के पास और वो पहले ही ऑर्बिट में रहना प्रेफर करेगा। अब अगर वो दूसरे ऑर्बिट में चला गया तो जगह तो उसकी नहीं है दूसरे ऑर्बिट में, बट आपने एनर्जी दी तो एनर्जी लेके मैंने कहा था ना बोर की तीसरी पोस्टुलेट में कि revolving electron does not radiate energy. The emission and absorption of energy where electron transfer from higher energy level to lower energy level or lower energy level to higher energy level. तो अब नीचे से अगर ऊपर जाएगा तो वो आपकी कौन सी स्टेट होंगी? एक्साइटेड स्टेट होगी। तो ये आपकी एक्साइटेड स्टेट है।
और ये जब 0 आ गया है तो इस कंडीशन में हम इलेक्ट्रॉन को एटम से सेपरेट कर पाएंगे। अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन को एटम से आप रिमूव कर लेंगे तो वो है आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन स्टेट आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। n इक्वल्स टू 1 ग्राउंड स्टेट, n इक्वल्स टू 2 3 4 एक्साइटेड स्टेट, n इक्वल्स टू इंफिनिटी आयोनाइजेशन। इस कंडीशन में हम लोग इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से रिमूव कर लेते हैं और एटम से रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, अब इसका एक डायग्राम भी हम आपको दिखाते हैं। देखिए, तो एनर्जी लेवल फॉर एटम, इस तरह से बनाएंगे। n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 1 पर एनर्जी E1 बराबर कितना होगा? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n इक्वल्स टू 2, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E3 बराबर -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E4 बराबर 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस में, और ऐसे ही ये पास आते जाएंगे। लास्ट में n इक्वल्स टू इंफिनिटी लिख लेंगे तो E इंफिनिटी की वैल्यू क्या आएगी? 0। तो ये जो स्टेट है ये ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट। और ये जो स्टेट है ये एक्साइटेड स्टेट है। और जो लास्ट वाली बताई है ये आयोनाइजेशन स्टेट है। देखिए, इस तरह के डायग्राम में जो चीज आपको ध्यान रखनी है, जैसे पहला एनर्जी लेवल था E1 -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था और दूसरा है -3.4। अब इन दोनों के बीच में गैप ज्यादा है, कितने का? 10.2 का। तो जब आप डायग्राम बनाएं तो डायग्राम में भी बकायदा ये गैप शो होना चाहिए। आप ऐसा ना करें कि सबको बराबर बराबर बना दें, तो देखिए सब में बराबर बराबर डिफरेंस भी नहीं है, और बड़ा बना देते कोई दिक्कत नहीं था। ठीक है ना, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये आपका थर्ड जो था एनर्जी फॉर एच एटम कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद अब आपका आता है फोर्थ डेरिवेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। तो फ्रीक्वेंसी देखते हैं हम लोग। ये आपका फोर्थ डेरिवेशन है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो होता है वो रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड है। रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज नोन फ्रीक्वेंसी।
मान लीजिए फ्रीक्वेंसी, चलिए फ्रीक्वेंसी को हम fn से लिखते हैं, fn बराबर हो जाएगा 1/tn। और टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। जैसे कोई ये न्यूक्लियस है, ये Zd है, इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, ये इसकी रेडियस है Rn, इलेक्ट्रॉन चल रहा है Vn वेलोसिटी से। तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, तो Tn डिस्टेंस कितनी होगी, सरकमफेरेंस 2 पाई Rn, वेलोसिटी कितनी होगी Vn। तो ये आपका टाइम पीरियड होगा। अब Rn और Vn आपके पहले और दूसरे डेरिवेशन थे, यानी कि जो आपने बोर एटॉमिक मॉडल पढ़ा था उसका पहला डेरिवेशन एक Rn का और एक Vn का, दो डेरिवेशन थे। तो Rn का था आपका एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन पाई m z e स्क्वायर, और Vn का था z e स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट nh। बोर के जितने भी डेरिवेशंस हैं वो सब आपस में एक दूसरे से लिंक्ड हैं, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि साहब, अब कुछ तो देखिए आपको पीछे से याद भी रखना पड़ेगा, और इस चीज के लिए बिल्कुल श्योर हो जाया कीजिए कि ये जो हमने वैल्यूज लिखी हैं वो सही लिखी हैं, क्योंकि अगर ये वैल्यूज गलत होंगी तो हमारा आंसर भी क्या आएगा, गलत आएगा, है ना। तो दिखाते हैं आपको पहले एक बार, इसमें पहले हम भी इस दोनों वैल्यूज को देख के श्योर हो लेते हैं दैट वी आर राइट और रॉन्ग। नहीं, बिल्कुल ठीक है, हमारी बिल्कुल सही वैल्यूज हैं, कहीं कोई गलती नहीं है। अब हमें ये वैल्यू पुट करनी है, देखिए तो पहले टाइम पीरियड निकाल लीजिए आप, t इक्वल्स टू 2 पाई Rn की जगह रखो एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन पाई m z e स्क्वायर, और फिर Vn की जगह रखो, क्या आएगा बताओ, z e स्क्वायर, और फिर क्या आएगा बताओ 2 एप्सिलॉन नॉट nh। और अब देखिए क्या कट रहा है, पाई से पाई कैंसिल हो गया और कुछ नहीं कट रहा, तो Tn बराबर 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n क्यूब h क्यूब m z स्क्वायर e4। लेकिन आपको निकालनी है फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी fn बराबर हुआ इसका रेसिप्रोकल, और ये आया आपका m z स्क्वायर e4 अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n क्यूब h क्यूब। और यहां से पता चल रहा है कि fn प्रोपोर्शनल होगा z स्क्वायर की, पहली बात, और fn प्रोपोर्शनल होगा 1/n क्यूब। जैसे जैसे ऑर्बिट नंबर बढ़ते जाएंगे, ऑर्बिट नंबर यानी कि n बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी, और जैसे जैसे प्रोटॉन नंबर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। तो ऑर्बिट नंबर और ये फ्रीक्वेंसी का सीन है इसके अंदर। तो इस डेरिवेशन की कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं आएगी, जैसे औरों में आपने न्यूमेरिकल वैल्यूज देखी होंगी, इसमें नहीं आएगी। तो आपके इस तरह से होते हैं 4 डेरिवेशन कंप्लीट। मैंने कहा था ये 6 हैं, तो अब 2 और रह गए हैं जिनमें से हम अगला स्टार्ट कर रहे हैं, और वो है आपका वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो देखिए अगले टॉपिक।
वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन एटम। बोर का जो ये मॉडल है ना वो मोनो एटॉमिक और सिर्फ हाइड्रोजन के लिए ही ज्यादा एप्लीकेबल है। वैसे तो आयोनाइज्ड हीलियम और आयोनाइज्ड लिथियम, हीलियम के लिए He+ और लिथियम के लिए Li+2, यानी ऐसे के लिए वैलिड होगा जिसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो वेवलेंथ अपन बताते हैं हाइड्रोजन एटम की आपको कि इलेक्ट्रॉन जो है, जैसे आपको पता था कि रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन तो एनर्जी रेडिएट ही नहीं करता। रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन डज नॉट रेडिएट एनर्जी। द एमिशन एंड द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, emission and absorption of energy when electron transfer from higher energy level to lower energy level or lower energy level to higher energy level। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल N2 से लोअर एनर्जी लेवल N1 में आ रहा है, तो वो उन दोनों एनर्जी लेवल के डिफरेंस के बराबर का फोटोन एमिट करेगा। ठीक है, तो देखें आपको, लेट अस सपोज दैट इलेक्ट्रॉन transfer from N2 energy level to N1 energy level। So according to Bohr third postulate, और वो आपकी होगी En2 minus En1 equals to h nu। ये हमने पढ़ा हुआ था, ये हमने पढ़ी थी कि इलेक्ट्रॉन N2 एनर्जी लेवल से N1 एनर्जी लेवल में आ रहा है, तो इन दोनों एनर्जी लेवल के डिफरेंस से बराबर का फोटोन हो जाएगा En2 minus En1 बराबर h nu। अब En की वैल्यू हम जानते हैं, En की वैल्यू क्या होगी? En की वैल्यू हमने कल आपको निकलवाई थी, और खास तौर पे ये हाइड्रोजन एटम की बात चल रही है, तो आप H एटम के लिए बात करें तो H एटम के लिए आपकी En की वैल्यू थी En आपने जो कल निकाला था वो था En बराबर -me4/8 ε0 n²h²। ठीक, इस वैल्यू को देखिए आप, ये आपने कल निकाल लिया, इस वैल्यू को देखिए, इसमें देखिए m कांस्टेंट है, E भी कांस्टेंट है, ε0 भी कांस्टेंट है, h भी कांस्टेंट है, केवल n को छोड़ दीजिए बस, ऑर्बिट नंबर को, उसके बाद सब वैल्यूज जो है वो कांस्टेंट है। यानी कि ये जो वैल्यू है आपकी me4/8 ε0 h², इसको हम एक नई वैल्यू ले सकते हैं r'। तो En बराबर क्या आएगा? माइनस के r'/n²। वो आपकी मर्जी है, नहीं देना चाहते बिल्कुल मत दीजिए, बट ये क्या है कि r' की एक फिक्स वैल्यू है जो अपन ने निकाली थी ना 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, थोड़ा इजी पड़ जाता है और कुछ नहीं। अब जैसे n2 की रखेंगे तो n की जगह n2 रख देंगे, तो En2 बराबर क्या आएगा? En2 बराबर आएगा En2 बराबर आएगा माइनस के r'/n², और En1 कितना आएगा? माइनस के r'/n1²। इन दोनों वैल्यूज को हटा के रख दीजिए, माइनस के r'/n² माइनस माइनस प्लस r'/n1² बराबर h न्यू। सीधा कर दीजिए, r'/n²
n1 स्क्वायर माइनस r डैश अपॉन n2 स्क्वायर बराबर h ड्यू, और यहां से r डैश कॉमन लीजिएगा। देखें एक बार, तो यहां से आप एक बार r डैश कॉमन लीजिएगा। r डैश इक्वल्स टू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर बराबर h ड्यू। हमें इस क्वेश्चन में वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है, और अपन जानते हैं कि न्यू इक्वल्स टू होता है c अपॉन लैम्डा। तो r डैश इक्वल्स टू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर इक्वल्स टू h c अपॉन लैम्डा, और 1 अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू r डैश अपॉन hc। इसका डिवाइड लगा देंगे इसके अंदर, 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, और ये r डैश अपॉन hc जो है आपका r डैश अपॉन hc एक नया कांस्टेंट आएगा। इसको हम r रिडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं। ये आप लोगों ने 11th क्लास में केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, रिडबर्ग कांस्टेंट। रिडबर्ग कांस्टेंट, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1.097 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर इनवर्स। ठीक है, तो आपका आया 1 अपॉन लैम्डा बराबर r 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। यानी आपको सिर्फ अगर ऑर्बिट नंबर पता हो हाइड्रोजन के लिए कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट से किस ऑर्बिट में ट्रांसफर हो रहा है, तो आप इजीली उसकी वेवलेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत आसानी से, आपको कोई परेशानी वाली बात उसमें फील नहीं होगी। अगर आपको ये पता हो कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट से किस ऑर्बिट में ट्रांसफर हो रहा है, तो इजीली आप इस वैल्यू में n1 और n2 की वैल्यू रख के आप उसे क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत इजी डेरिवेशन है, कोई ज्यादा खास नहीं है, और आप समझ भी गए होंगे कि इसको किस तरह से किया गया है। रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन तो वैसे ही एनर्जी रेडिएट नहीं करता है। एनर्जी का रेडिएशन या एब्जॉर्प्शन तभी होता है जब वो हायर एनर्जी लेवल से किसमें आता है, लोअर एनर्जी लेवल से। और हमने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन n2 एनर्जी लेवल से किसमें आया, n2 एनर्जी लेवल से n1 एनर्जी लेवल में आया, और जब वो n1 एनर्जी लेवल में आया तो दोनों एनर्जी लेवल के डिफरेंस के बराबर का उसने फोटोन एमिट किया। दोनों एनर्जी लेवल के डिफरेंस के बराबर का उसने फोटोन एमिट किया, और उसको फिर वैल्यू में पुट किया, और हमारे पास हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से ये 5वां डेरिवेशन आपका कंप्लीट होता है, और इस पर बेस में आपको एक छोटा सा न्यूमेरिकल कराना चाहूंगा, तो देखिएगा। न्यूमेरिकल ये है, देखिए, इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम ट्रांसफर फॉर n2 इक्वल्स टू 2 n1 इक्वल्स टू 1। n2 इक्वल्स टू 2 को अपन बोलेंगे सेकेंड एनर्जी लेवल से लेके किस में आ रहा है, n1 इक्वल्स टू 1। फाइंड आउट द n2 equals to 3, तो n2 equals to n1 equals to 2। n2 equals to 3 से n1 equals to 2 में आ रहा है, तो आपको निकालना है फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ
find out the wavelength of H atom। अब जो फॉर्मूला था वो ये था 1/λ = R 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अब n1 की वैल्यू आपको गिवन है 2 और n2 की वैल्यू आपको गिवन है 3 और रेडबर्ग कांस्टेंट आप जानते हैं 1.097 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। पहले आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, उसके बाद वैल्यूज को इसमें पुट कीजिएगा। 1/λ = ये आपका रेडबर्ग कांस्टेंट है, ये तो ऐसे कैसे ले लीजिएगा, n1 का स्क्वायर करेंगे 1/4 माइनस 1/9, एलसीएम लीजिएगा 1/λ = R 36 और ये आया ऊपर 9 - 4 और 1/λ = आया R into 5/36 और लैम्डा = आया 36/5R। अब आपको इसे सॉल्व करना है। 5 को सॉल्व कर लीजिए पहले, 7 पॉइंट एक में नहीं जाएगा और 7.2 और R की वैल्यू 1.097 और 10⁻⁷ ऊपर ले जाइएगा और इसको आप सॉल्व कीजिए। और ये आया लैम्डा बराबर 7.1.097 10⁻⁷ और जब आप इसे सॉल्व करें तो देखिए आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। 2 0 बढ़ जाएंगे, 6 टाइम तो जाएगा ही जाएगा और फिर इसके बाद इसमें जो भी आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। वैसे ये 656 नैनोमीटर यानी कि 566 10⁻⁹ मीटर आएगा। ये 656 नैनोमीटर भी बोलेंगे इसको। ये विजिबल लाइट होती है, रेड कलर होता है इतनी वेवलेंथ का, ये उससे रिलेटेड बात हो गई है। और ये आपकी एक तरह से बामर सीरीज होती है, उसका डेरिवेशन भी है एक तरह का, एक छोटा सा, वहां भी हम इस चीज को पढ़ेंगे। तो अब हमारा जो रहा मोटो वो रहेगा हाइड्रोजन एट स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कौन सा? लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्चन, ब्रैकेट, फंड और लास्ट वाली हेम्फ्री। तो वो सीरीज का अब हमारा मोटो रहेगा, यानी कि हम आपको वेवलेंथ तो बता चुके हैं। अब हम आपको हाइड्रोस्पेक्ट्रल सीरीज के बारे में डिस्कशन करेंगे कि सीरीज कैसे काम करेगी। तो हमारा एकमात्र डेरिवेशन रह गया है जिसको हम कल डिस्कस करेंगे। हाँ, एक और बात कि जो भी अब तक पढ़ाया है इससे रिलेटेड जो भी नोट्स होगा उसका मैं एक पीडीएफ इसी वीडियो के नीचे या अलग से कोई वीडियो या पीडीएफ सेंड आपको करूंगा, तो आप इन नोट्स को भी अपनी फेयर कॉपी में नोट कर सकते हैं। इससे आपके टाइम की बचत होगी, आने वाले टाइम में हमें नोट्स लिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो मैं इससे रिलेटेड नोट्स भी आज ग्रुप में पोस्ट करूंगा, उनको भी लिखिएगा और वीडियो तो आप देख ही रहे हैं। ओके, दैट्स ऑल फॉर